टॉपिक है वो है वीट, जिसको क्या कहते हैं, गेहूं। ठीक है, ये सेम चीज हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज, गेहूं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप सभी जानते हो कि भारत की जो पहली मुख्य खाद्यान्न फसल है वो क्या है, राइस है। उसके बाद भारत की दूसरी मुख्य फूड ग्रेन जो है या जो खाद्यान्न फसल है वो क्या है, आपकी वीट है। ठीक है, दूसरा फूड ग्रेन है ये आपका भारत का। इसके बाद हम बात करें कि भारत के कुल खाद्यान्न क्षेत्र का या 2.6% कवर कर लेता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके प्रोडक्शन की, इसके उत्पादन की बात करें तो भारत का कुल जो जितना उत्पादन होता है उसका 34.04% क्या करता है, जो है वो उगाया जाता है। भारत जो है गेहूं उत्पादन में क्या है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, सेकंड प्लेस आता है इसका वर्ल्ड में। इसके बाद भारत में क्या है, आप सभी जानते होंगे जब 1951 में हमारे पहली पंचवर्षीय योजना आई तो उसमें हमने मेन किस पर ध्यान दिया था, हमने कृषि पर ध्यान दिया था। क्यों ध्यान दिया था उस टाइम हमने, क्योंकि हमें क्या ढूंढना था, भारत में जो अकाल की सिचुएशन आ रही थी, जो भुखमरी की समस्या थी, फूड ग्रेन की जो मुख्य समस्या थी, तो उसमें क्या था, भारत को खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, तो इसमें क्या था, 1967 में और 68 में क्या करा, भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका था पूरा। क्यों, क्योंकि 1967 और 1968 में क्या आया था, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी, जिसमें जो आपका गेहूं है उस पर भी काफी ध्यान दिया गया था। हाइब्रिड जो वेराइटीज थी गेहूं की उसको इसमें यूज किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो वीट है आपका, ये बेसिकली किसका मुख्य आहार है। आप सभी ने देखा होगा कि दक्षिणी भारत के जो लोग हैं वो मुख्यतः चावल खाते हैं, क्योंकि वहां पर चावल क्या है, मुख्य फसल है। जो उत्तर पूर्वी भारत के जो लोग हैं वो भी क्या करते हैं, चावल डोमिनेंस स्टेट्स है सारे। लेकिन भारत में क्या है, जो उत्तर पश्चिमी जो राज्य है जिसमें आपका क्या आ जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है आपके, जिसमें आपका नॉर्थ वेस्टर्न, जिसमें आपका क्या है, राजस्थान आ जाता है, जिसमें आपका पंजाब आ जाता है, जिसमें आपका हरियाणा आ जाता है, जिसमें एमपी आ जाता है, जिसमें यूपी आ जाता है। ये सारे के सारे रीजन क्या है, गेहूं उत्पादक रीजन का मुख्य भोजन क्या है, यहाँ का गेहूं है, वीट है। इसके बाद हम बात करें कि गेहूं कितने टाइम से भारत में चलता आ रहा है, कितना क्या ये अभी की फसल है या फिर ये पुराने टाइम से चली आ रही है। तो आप लोगों ने सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, जिसमें हमारी कौन सी सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो गेहूं के जो प्रमाण है वो हमें हड़प्पा सभ्यता या फिर आपकी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसी टाइम से ही मिलते हैं। इस वजह से ये क्या है, जो गेहूं जो है आपका, ये पुरातन संस्कृति से ही चली आ रही फसल। ग्रोविंग कंडीशंस होती हैं, तो कौन कौन से इसकी ग्रोविंग कंडीशंस है, जिसको बोलते हैं उपज की दशाएं। ठीक है, अब उपज की दशाएं में जैसे कल हमने चावल वाले में डिस्कस किया था, उपज की दशाओं में हम बेसिकली क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, आप सभी ने देखा होगा। टेम्परेचर हमने लिया था तो इसमें टेम्परेचर इंक्लूड करेंगे। टेम्परेचर के बाद सेकंड एस्पेक्ट क्या आता है, रेनफॉल। रेनफॉल के बाद क्या आता है, सोइल। तो कल जैसे हमने देखा था कि चावल क्या है, एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसी तरीके से वीट क्या है आपका, एक टेम्परेट रीजन का पौधा है। ठीक है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जो आपके मैदान है, जो जिसमें आपकी फसल जो है वो उगाई जाती है। ठीक है, अब इसमें टेम्परेचर बेसिकली क्या चाहिए होता है, हमने पढ़ा था कल कि चावल की फसल खरीफ की फसल है, उसी तरीके से गेहूं की फसल क्या है आपकी, रबी की फसल। ठीक है, तो ये कब उगाई जाती है, अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है।
और काटी कब जाती है? मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है। अब दूसरी इसी वजह से इसमें क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग चाहिए। यानी आपको क्या है कि जब इसको बोते हैं तो बोते समय इसको टेम्परेचर कम चाहिए होता है, तो बोते समय इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना चाहिए? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब इसका कटाई का समय आता है, जैसे आप सभी जानते हैं कि मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है, तो कटाई के समय आप हमारे जब आप दशाएं पे देखते होंगे क्लाइमेटिक, इस तरह समय हमारे यहाँ पे गर्मी शुरू हो जाती है, समर शुरू हो जाता है और टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है। तो कटाई के समय इसको क्या चाहिए? हार्वेस्टिंग टाइम में इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अलग अलग क्लाइमेटिक जो इसका टेम्परेचर है वो इसको चाहिए होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी रेनफॉल की। बेसिकली क्या है आपका जो गेहूं है, ये हर किसी दशा में उत्पन्न हो सकता है। ये शीतकालीन भी होता है, ग्रीष्मकालीन भी होता है। ये जो 100 सेंटीमीटर से नीचे वाली वार्षिक वर्षा है उसमें हो सकता है। अगर कहीं पे 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा है तो वहां पे इरिगेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, गेहूं की फसल को उगा सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए जो वर्षा चाहिए होती है वो 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए होती है। अगर कहीं पर क्या है 75 से कम सेंटीमीटर की वर्षा है तो वहां पर हम क्या करते हैं, गेहूं की फसल को सिंचाई के थ्रू हम पैदा कर सकते हैं। अब यहाँ रेनफॉल के बाद हम बात करते हैं वर्षा की कुछ रीजन जो भारत में है। भारत में क्या है कि जो रीजन आप 40 से 75 सेंटीमीटर के आसपास की वर्षा वाले हैं, उत्तर पश्चिमी रीजन, उन सारे गेहूं उगाया जाता है। ठीक है। अब इसमें जनवरी और फरवरी की भी हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ पर सर्दियों में जो बरसात होती है जिसमें हमारे वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से वो आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसकी वजह से जब हमारे यहाँ पर बारिश होती है वो 12.5 सेंटीमीटर के आसपास जब बारिश हो तो वो गेहूं के लिए क्या मानी जाती है, वरदान मानी जाती है। तो इसलिए सर्दियों में जब गेहूं उगाया जाता है उस टाइम बारिश होना काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है। इसके बाद हम वहां पर हम किसकी सहायता ले लेते हैं, इसमें सिंचाई की सहायता ले लेते हैं। तो इरिगेशन भी इसमें अहम रोल निभाता है। इसके बाद इसमें और अगर इरिगेशन हो गया या ओवर रेनफॉल यहाँ पर हो गई, अधिक वर्षा इसके लिए, जैसे हमने कल चावल के लिए पढ़ा था कि पाला इसके लिए हानिकारक होता है, मेघाच्छादन अगर बादल अगर मंडराए रहेंगे चावल की फसल के आसपास तो वो उसके लिए हानिकारक होता है। जैसे हमने पढ़ा उसमें कि अगर तेज हवाएं चल रही होती तो वो उस फसल के लिए हानिकारक होती है। इसी तरीके से क्या है कि जो रेनफॉल है यहाँ पर, अधिक रेनफॉल क्या होती है, अधिक वर्षा या ओवर रेनफॉल यहाँ पर हैवी रेनफॉल क्या करती है, इसकी फसल को खराब, गेहूं की जो फसल है इसको खराब करना शुरू कर देती है, इसके पौधों को गलाना शुरू कर देती है, नष्ट करना शुरू कर देती है। इसलिए क्या होना चाहिए कि इसके पौधे को बचाने के लिए अधिक फसल या हैवी रेनफॉल वाले रीजन में गेहूं की फसल को नहीं बोया जाता। इसके बाद हम थर्ड फैक्टर की बात करेंगे। तीसरा फैक्टर आता है गेहूं की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक सुटेबल होती है सबसे ज्यादा। ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो सुटेबल होती है वो होती है आपकी लूम सॉइल। ठीक है। और कौन सी, एक क्ले लूम सॉइल। ठीक है। हल्की दोमट मिट्टी, हिंदी में इसको कहेंगे हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए सुटेबल है। ठीक है। इसके से भी ये उगाया जाता है। इसके साथ साथ दोमट मिट्टी जो होती है, क्ले लोम जो होती है, उसमें भी चावल की फसल को उगाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, टेम्परेचर 10 से 15 सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। रेनफॉल जो है 75 से 80 सेंटीमीटर के आसपास हो। अगर उससे कम है, जैसे 40 से 75 के बीच में है या फिर 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा कहीं पर हो रही है, तो वहां हम सिंचाई की सहायता से
गेहूं को उगा सकते हैं। उसके लिए उसके बाद इसकी सोइल किस तरीके सोइल चाहिए होती है, जिसमें हल्की दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी और चीका मिट्टी, तीन प्रमुख प्रधान मिट्टियां हैं इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये फसल कैसी है। जैसे अब हमने कल राइस की बात की थी, तो उसमें हमने देखा था कि राइस में बेसिकली क्या किया जाता है, सारा का सारा काम जो है वो हाथों से किया जाता है ना। तो इसी तरीके से लेकिन गेहूं में आप लोगों ने जाती है, निराई की जाती है, गुड़ाई की जाती है, और कटाई तक हम सारे के सारे काम किससे कर सकते हैं, मशीन से कर सकते हैं। तो ये किस तरीके की कृषि है, इसमें लेबर ज्यादा नहीं चाहिए होता है, इसलिए ये क्या है, मैकेनाइज्ड है। ये क्या है, पूरी की पूरी जो कृषि है मशीनीकृत है। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कृषि क्या है, मैकेनाइज्ड कृषि है। इसके बाद इसका जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड क्या है, रबी की फसल वाला टाइम पीरियड है इसका टाइम पीरियड, कि ये क्या की जाती है, अक्टूबर और नवंबर में तो ये बोई जाती है, ग्रोइंग टाइम होता है इसका। ठीक है, और क्या है, मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। ये इसका क्या है, हार्वेस्टिंग टाइम, यानी इसका कटाई का समय। ठीक है, तो ये इसके टाइम पीरियड की बात है कि कौन कौन से टाइम पीरियड में उगाई जाती है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इस इंडिया में कितने प्रकार का गेहूं है जो उगाया जाता है, टाइप ऑफ व्हीट इन इंडिया यहाँ पे उगाया जाता है। एक होता है ट्रिटिकम, ऑस्टिस, जिसको क्या बोलते हैं, सामान्य रोटी का गेहूं। दूसरे प्रकार का जो गेहूं होता है वो आपका होता है ट्रिटिकम, ड्यूरम। अभी ट्रिटिकम ड्यूरम क्या है आपका, इसको बोलते हैं मकरोनी गेहूं। दो तरीके का गेहूं होता है भारत में। ठीक है, पहले प्रकार का आप गेहूं की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पहले प्रकार के गेहूं की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें। ये सबसे पहले क्या है कि सामान्य खाने के लिए बनाया जाता है। तो ये नॉर्थ इंडिया में होता है, आप सभी ने देखा होगा, जो हमारे घरों में गेहूं होता है ये सफेद रंग का होता है। पहली बात, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर व्हाइट होता है। देन उसके बाद क्या है, इसकी जो नेचर होता है ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है और व्हाइट कलर का होता है। इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये कहाँ उगाया जाता है आपका, नॉर्दर्न प्लेन में, यानी उत्तरी जो मैदान है वहां पर आपका गेहूं जो है उगाया जाता है। जो क्या है कि कौन सा, ट्रिटिकम ऑस्टिस वाला उगाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सामान्य रोटी का गेहूं बोलते हैं, सिर्फ ये खाने के लिए। दूसरा मकरोनी जो गेहूं है आपका, ये कैसा होता है, कलर में रेड कलर का होता है, लाल कलर का। ठीक है, दूसरा क्या है, ये जो गेहूं है बेसिकली इसकी जो खेती की जाती है वो कहाँ की जाती है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में की जाती है। भारत का जो क्या है आपका प्लेट्यू जो रीजन है वहां ये इसकी खेती की जाती है। तो इसमें आप प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टी कौन सी होती है, यहाँ पर काली मिट्टी क्षेत्र है। और इस काली मिट्टी क्षेत्र में जो गेहूं होता है वो मकरोनी टाइप का गेहूं होता है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि रेड कलर का होता है और ये कैसा होता है, हार्ड होता है। तो ये किस तरीके का होता है, कठोर प्रवृत्ति का होता है। तो ये इसके टाइप्स थे, इंडिया में दो तरीके का गेहूं यहाँ पर उगाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्षेत्र, रीजन एंड प्रोडक्शन पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सकल कृषि जो क्षेत्र है, जो एक्चुअल जो रीजन है एग्रीकल्चर का, उस एक्चुअल रीजन का 15% जो है वो सिर्फ किसमें सिर्फ क्या उगाया जाता है आपका,
सिर्फ व्हीट प्रोडक्ट किया जाता है। और उसमें हम देखें कि 1950-51 पहली पंचवर्षीय योजना में जो प्रोडक्शन हुआ उस दोनों के प्रोडक्शन में क्या है 201% तक वृद्धि हुई है। अभी तक ग्रोथ जो है वो 201% तक हुआ है अभी तक। वही हम बात करें ज्यादा बढ़ा, इसका क्या कारण था? सबसे पहला तो ग्रीन रेवोल्यूशन था। दूसरा क्या था कि हमारे यहाँ पर मोटे अनाज उगाए जाते थे पहले। आप सभी जानते हुए होंगे मोटे अनाज में क्या होता है, जैसे आपका जौ होता है, जैसे आपका चना होता है, इनको क्या बोलते हैं? मोटे अनाज बोलते हैं। ठीक है, इनकी जगह अब हमने क्या करना शुरू कर दिया है, इन फसलों की जगह हमने गेहूं उपजाना शुरू कर दिया। हम गेहूं, देश में गेहूं के कुल उत्पादन की बात करें तो टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर जो है वो कितना हुआ? 36.37% हुआ। ठीक है, उसके और अगर हम टोटल फूड ग्रेन की बात करें जिसमें चावल भी आ जाता है, जिसमें आपका बाजरा भी आ जाता है, तो टोटल फूड ग्रेन की अगर हम बात करें तो उसमें इसकी कितनी भूमिका है, कितना प्रतिशत ये भारत का उगाता है, तो उसमें ये सिर्फ क्या करता है 34.04% भूमिका अपनी प्रदर्शित करता है, इसमें रोल अपना निभाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रोडक्शन की, ईयर वाइज इसका कितना प्रोडक्शन रहा। जैसे हमने कल राइस का किया था, सेम ऐसे हम बात करेंगे आज गेहूं के ऊपर भी कि किस किस ईयर में क्या क्या रहा। तो सबसे पहले ईयर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद उसका एरिया लाख हेक्टेयर में, उसके बाद प्रोडक्शन लाख मीट्रिक टन, उसके बाद क्या है इसका उपज। ठीक है, इसका जो ग्रोइंग लेवल है या फिर उपज। ठीक है, अब यहाँ ग्रोइंग क्या है, लेवल आपका क्या है किलोग्राम पर हेक्टेयर, कि कितना किलोग्राम हुआ पर हेक्टेयर में। तो उसमें हम बात करें 1950-51 की, तो जिस टाइम हमारे यहाँ पर हम किस समस्या से जूझ रहे थे, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं था भारत, अकाल और भुखमरी की समस्या से हम इस टाइम में पीरियड में जूझ रहे थे। तो उस टाइम हमारे यहाँ पर 97.46 लाख हेक्टेयर जो एरिया था उसमें गेहूं का प्रोडक्शन किया जा रहा था, गेहूं उगाया जा रहा था, लेकिन उसका प्रोडक्शन सिर्फ कितना था, सिर्फ उसका 64.62 लाख मीट्रिक टन ही यहाँ पर गेहूं हो पा रहा था। यानी पूरा जो ग्रोइंग लेवल है, इसका उपज जो है उसकी 63 पर हेक्टेयर 663 किलोग्राम ही हम उपजा पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसके 2000 और 2001 के अगर बात करें आंकड़ों की, तो यहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़कर 217, जो इसका एरिया है, जैसे मैंने बताया कि मोटे अनाज उगाना हमने बंद कर दिया और सिर्फ किस पर ध्यान देना शुरू किया, हमने गेहूं की फसल पर ध्यान देना शुरू किया। तो इस टाइम एरिया इसका बढ़कर कितना हो गया 257.31 लाख हेक्टेयर इसका एरिया बढ़ गया। और उसके साथ साथ इसका जो प्रोडक्शन है वो 96.81 लाख मीट्रिक टन इसका बढ़ गया एरिया। उसके बाद अगर उपज की हम ग्रोइंग की बात करें तो पर हेक्टेयर उपज यहाँ पर इस टाइम सबसे ज्यादा हो गई, जिसमें क्या है 2708 किलोग्राम पर हेक्टेयर यहाँ पे प्रोडक्शन होना शुरू हो गए। इसके बाद अगर 2011-12 के आंकड़ों की बात करें तो इसका उपज का एरिया और जो इसका प्रोडक्शन है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ। इसका जो एरिया है वो 299 लाख हेक्टेयर पहुंच गया और जो इसका प्रोडक्शन है वो 939 लाख मिलियन टन में पहुंच गया। और जो इसका ग्रोइंग का है, जो उपज है इसकी, हमें पूरी कितनी उपज मिली इसकी 3140 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमें यहाँ पर उपज मिलना इसकी शुरू हो गई। अब ये सारा मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी डेटा दोगे तो उसका सोर्स लिखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो नीचे हम सोर्स मेंशन करेंगे। तो ये सोर्स
सोर्स आपका क्या है, इकोनॉमिक सर्वे 2010 एंड 11, इसका है ये डाटा पूरा। क्योंकि अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं इसमें, तो सबसे पहले आपका स्टेट में आता है यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, उसके बाद पंजाब, हरियाणा, उसके बाद आपका क्या आता है, राजस्थान और बिहार। ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं ये सारे क्या है, इन सब में गेहूं की फसल होती है। और उत्तर प्रदेश जो है वो क्या है, पहले नंबर पर आता है, पहले स्थान पर आता है गेहूं प्रोडक्ट करने में। इसके बाद जो दूसरा है मध्य प्रदेश है, ये सेकंड नंबर पे आता है आपका गेहूं प्रोडक्ट करने में। इसके बाद पंजाब और हरियाणा जो है वो थर्ड नंबर पे आते हैं गेहूं को प्रोडक्ट करने में, यानी वो गेहूं उत्पादन में हमारे यहाँ पर भारत में तीसरे नंबर पे पंजाब और हरियाणा का स्थान है। और उसमें सबसे पहला जो स्थान है वो आपका उत्तर प्रदेश का है। तो ये आपका वीक का आज का टॉपिक था। उम्मीद है सबको समझ आया होगा।